हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आइए हम एक और क्लास 7 का साइंस का पेपर सोल्व करते हैं, जो कि आपके पेपर में आपको मदद करेगा किस चीज़ में, रिवीजन करने में। आपके सामने प्रस्तुत करेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और लास्ट में आपको पेपर सोल्व करने से क्या फ़ायदे होते हैं कि आपको ये अप्रोच क्लियर करके देता है। क्या देता है? अप्रोच। आपको पता चलता है पेपर को किस अप्रोच से सोल्व करना है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो और इस वीडियो को तरीके से यूज़ करना चाहते हो, तो बेस्ट तरीका है कि आप इस पीडीएफ को अपने पास सामने रखो और मेरे साथ क्वेश्चन पेपर को सोल्व करो, जिसके बाद आप क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने आंसर्स देख सकते हो कौन से सही है। तो हम आपको ये क्वेश्चन पेपर इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करा रहे हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में मेंबरशिप ज्वाइन करने का ऑप्शन है, वो मेंबरशिप ज्वाइन करके आप मेरे साथ पहले एज अ मेंटर के साथ इस पेपर को सोल्व करिए और बाद में इसकी पीडीएफ निकाल कर मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट के बाद आप टेस्ट चेक करिए कि आपने कितना सही किया है और अपनी आंसर शीट को देखिए। ठीक है, तो इसकी डिटेल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ के साथ आपको मेंबरशिप के ग्रुप में मिल जाएगी, और आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसमें सभी क्लास के सभी अब तक जितने हमने क्वेश्चन पेपर्स को अपलोड कर दिया है, सोल्व कर दिया है, सभी क्वेश्चन पेपर्स आपको विद डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना पेपर सोल्व करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। आइए सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड। देखो, पेपर में ये क्वेश्चन हमेशा आएगा। ठीक है, मैंने जितने साइंस के 7th क्लास के और पेपर सोल्व करे हैं उसमें भी आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन बार बार आपके सामने आएंगे। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, मतलब रेड से ब्लू की तरफ लिटमस पेपर चेंज हो रहा है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। कहा गया है कि किस चीज़ का सॉल्यूशन अगर इसमें हद से ज़्यादा, एक्सेसली मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मिलाएं तो ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब ब्लू से वापस रेड में टर्न हो जाएगा लिटमस पेपर। तो ऑप्शन ए आपके पास है लाइम वाटर, बी बेकिंग सोडा, सी विनेगर और डी कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करेंगे आप? देखो, रेड से ब्लू, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर किसी लिटमस पेपर है आपका, ये क्या हो रहा है, रेड था पहले, इससे ब्लू में टर्न हो गया। इसका मतलब है इसको किस में डिप करा गया? अगर एक बीकर है आपके पास तो ये किस में डिप करा गया? इसमें पहले से बेस था। क्या था? बेस था। अब प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए क्या करोगे आप? इसमें एसिड मिलाओगे, तभी तो न्यूट्रलाइज की तरफ बढ़ेगा। तो इसमें क्या मिलाओगे? एसिड मिलाना स्टार्ट करोगे। और ऑप्शंस में एसिड क्या है? एसिड विनेगर है आपके सामने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो एसिड आपको मिलाना पड़ेगा इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए। ठीक है, अब याद करने के लिए एक चीज याद रखो, रेड टू ब्लू बेस इज ट्रू। ठीक है, ये लाइन याद रखो। बस रेड टू ब्लू होगा तो बेस होगा, और फिर ब्लू टू रेड होगा तो एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज एन एंट बाइट पेनफुल। तो आपसे पूछा गया कि चींटी जब काटती है वो पेनफुल क्यों होती है? ऑप्शन ए, इट इंजेक्ट्स अ बेसिक लिक्विड, आपके शरीर में वो बेसिक लिक्विड छोड़ देती है। इट कंटेन्स अ कोरोसिव सब्सटेंस, वो एक ऐसा सब्सटेंस रखती है जो बेसिकली जंग लगा सकती है। ऑप्शन सी, इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड, और डी, इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन सी होगा, बेसिकली वो आपके शरीर में एक एसिडिक लिक्विड छोड़ देती है। ठीक है, इस वजह से वो पेनफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इज टेस्टेड विद अ रेड लिटमस पेपर, व्हाट इज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर आफ्टर द टेस्ट। तो आपको जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, अगर एक सॉल्यूशन है और वो बेस है तो रेड टू ब्लू बेस इज ट्रू, तो वो क्या होगा? रेड से ब्लू में टर्न हो जाएगा। तो बेस अगर सॉल्यूशन अगर बेस है तो रेड लिटमस पेपर किस में टर्न हो जाएगा? ब्लू में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है, बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की तरह से काम करता है। तो अनियन कैन बी डिटेक्टेड बाय स्मेल। ऑल फैक्ट्री वो होता है जिसको आप स्मेल से पहचान सकते हो कि ये एक काइंड ऑफ स्मेल इंडिकेटर होता है, जिससे आप जो इंडिकेट करता है स्मेल के थ्रू। ठीक है, तो ऑप्शन ए टर्मरिक, बी लिटमस, सी रेड रोज। तो ये तीनों क्या है? कलर से आप इनको देख पाते हो। ठीक है, डी क्या है? ये स्मेल से देख सकते हो आप, इंडिकेट करता है स्मेल से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, अनियन। क्वेश्चन नंबर 5, एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंसुलेटर इज। देखो, इंसुलेटर वो होता है जो करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, वो सब्सटेंस जो करंट को फ्लो नहीं होने देता, और जो होने देता है उसको आप कंडक्टर बोलते हो। तो यहाँ पर इंसुलेटर कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है कॉपर वायर, बी रबर, ए फिलामेंट और डी स्टील स्पून।
तो आपको पता है स्टील स्पून, जो स्टील की चम्मच होती है वो भी, एक फिलामेंट वो भी, और कॉपर वायर, इन सब से करंट फ्लो हो सकता है, सिर्फ रबर से नहीं होता। तो रबर रिस्ट्रिक्ट करती है करंट को फ्लो होने से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैम्प एमिट्स लाइट व्हेन अ डैश ग्लो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक लैम्प कब लाइट एमिट करता है, कब उसके अंदर से लाइट बाहर निकल के आती है और हमें दिखती है? जब क्या ग्लो करता है? ऑब्वियसली ऑप्शन ए सही होगा, फिलामेंट ग्लो करता है। तो फिलामेंट लगाया जाता है बल्ब के अंदर, जिसके बाद जब करंट उस तक पहुंचता है तो वो बहुत ज़्यादा ग्लो करता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसीलिए फिलामेंट को एज अ ग्लोइंग सब्सटेंस यूज करते हैं बल्ब के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन ए फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। एन इलेक्ट्रिक स्विच इज यूज्ड, ऑप्शन ए कहता है टू मेक और ब्रेक द सर्किट एज रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही बात है। हम इलेक्ट्रिक स्विच को क्यों यूज करते हैं? आप देखो, जब कोई सर्किट है, इस सर्किट में आपको पता है कि यहाँ पर बल्ब लगा है या यहाँ पर फैन आप यूज करते हो घर में, कोई मिक्सी यूज करता है, फ्रिज यूज करते हैं, ये सब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है और एक सर्किट के कंप्लीट होने पर ये काम करते हैं। लेकिन स्विच क्यों बनाया जाता है? जब इनको हमें रोकना होता है, और काम करने से रुकते कब है? जब हम सर्किट को ब्रेक करते हैं। तो वही कहा गया है कि इलेक्ट्रिक स्विच का क्या काम है? टू मेक और ब्रेक द सर्किट एज रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो तब उसको रोके और तब उसको जोड़े। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, सोर्स पूछा गया है। सोर्स का मतलब होता है जहां से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ठीक है, सोर्स एक तरह से आप कह लो कि फूड का सोर्स क्या है या फ्रूट्स का सोर्स क्या है, ट्रीज। तो इसी तरह से कहा गया है कि हमें कहाँ से करंट मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए कहता है इन इलेक्ट्रिक स्विच। देखो, सर्किट का एक पार्ट है इलेक्ट्रिक स्विच, लेकिन इसके अंदर से करंट जनरेट नहीं होता, ये सिर्फ रोकता है फ्लो होने से या फिर फ्लो होने देता है। दूसरा, एन इलेक्ट्रिक सेल। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक सेल अपने आप में एक ऐसा सोर्स है जो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करती है। ऑप्शन सी, लैम्प। लैम्प बेसिकली जब करंट फ्लो के इस तक आता है तो ये ग्लो करता है। और कॉपर वायर एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है, एज ए हम वायर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो बच्चे ने लगा रखा है ये गलत है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक सेल। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैचेज फायर व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद वाटर। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो मेटल है, अपने आप में मेटल है, और वो फायर पकड़ लेता है, मतलब आग पकड़ लेता है जब वो पानी के कांटेक्ट में आता है। तो आपको पता है एक ऐसा सोडियम ही ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मेटल है जो पानी के कांटेक्ट में आने पर ब्लास्ट या फिर आग पकड़ लेता है। ब्लास्ट अगर ज्यादा अमाउंट में होगा तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। डैश इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो आपको पता है ऐसा कौन सा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। देखो, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपको हमेशा याद रहने चाहिए, आपकी टिप्स पर होने चाहिए। सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, इंस्टेंटली आग पकड़ता है अगर पानी के साथ मिला है। वहीं मर्क्यूरी, सोडियम और जिंक, लेड, इनमें से कौन सा एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर अनलाइक अदर मेटल्स। बाकी मेटल्स की तरह ये सॉलिड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो थिन शीट्स में बदला जा सकता है, मतलब जिसकी जो मेलिएबल है, बहुत ज़्यादा मेलिएबल है, मतलब उसको अगर पीटा जाए तो उसकी शीट्स बनाई जा सकती है, मतलब उसको बहुत बारीक बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए फॉस्फोरस, बी सिल्वर, सी ऑक्सीजन या डी सल्फर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा सिल्वर को हम एज अ शीट्स बहुत जगह यूज करते हैं, फिर चाहे वो यूटेंसिल्स हो या कोई और सब्सटेंस बनाने के लिए। ठीक है, तो सिल्वर यूज करते हैं हम एज अ शीट, थिन शीट्स के रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि सिल्वर इज अ मेलिएबल एंड कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। टर्निंग ऑफ आइस इनटू वाटर। तो बर्फ है आपके पास, इसका पानी में बदलना, ठीक है, ये लिक्विड हो गया, पिघल गई बर्फ। इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश चेंज। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पर देखो शेप चेंज हुई है, लेकिन ये भी पहले आइस क्या होता है, अपने आप में वाटर ही होता है। ठीक है, सब्सटेंस तो वाटर ही है, और आइस जब फ्रीज था तो आइस कहलाया, जब लिक्विड हो गया तो वाटर कहलाया, लेकिन सब्सटेंस तो वाटर ही है, सिर्फ शेप चेंज हुई है। तो ये क्या है, अपने आप में फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज मतलब जिसकी सिर्फ आकार बदलता है, वो सब्सटेंस अपने आप में नहीं बदलता। ठीक है, ना ही उसमें कोई रिएक्शन होती। तो ऑप्शन ए फिजिकल चेंज है अपने आप में। लेकिन आप क्या करेंगे, आप हमेशा फिजिकल और केमिकल को देख के आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने आप में फिजिकल चेंज तो है, लेकिन ऑप्शन डी में ये नहीं दिया कि फिजिकल और केमिकल। देखो हम क्या करते हैं, हमें तो आपके पास ऑप्शन होते हैं। ए, मान लीजिए फिजिकल है कोई चीज़, फिजिकल चेंज हो रहा है। बी कहेगा केमिकल चेंज हो रहा है। सी कहेगा तो कोई सा चेंज नहीं हो रहा है, नाइदर फिजिकल नॉर केमिकल।
अब ऑप्शन डी आपको लगेगा, आप बिना पढ़े क्या सोचोगे, लिखा होगा कि बोथ फिजिकल और केमिकल, यही होता है बोथ फिजिकल एंड केमिकल। लेकिन पेपर में क्या आ गया, पेपर में अगर ये आ गया बोथ फिजिकल एंड रिवर्सिबल, तो आपने ये पढ़ा ही नहीं, आपको लगा यहाँ पर तो केमिकल लिखा होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए फिजिकल अपने आप में सही तो है, बट रिवर्सिबल भी है। इस वाटर को आइस भी बनाया जा सकता है, वापस उस शेप में चेंज किया जा सकता है, तो ये रिवर्सिबल है, मतलब वापस से किया जा सकता है, उसका आकार वापस वही आकार में बदला जा सकता है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, फाइनली आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये हमेशा चारों ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द केमिकल चेंज अमंग द फॉलोइंग। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें आपको बताना है कि केमिकल चेंज कौन सा है। ऑप्शन ए मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डफ। तो देखो स्मॉल बॉल्स ऑफ डफ क्या है, आटे की छोटी गोलियां बनती है रोटी बनने से पहले, ठीक है, उन गोलियों की बात की गई है, स्मॉल बॉल ऑफ डफ। बी चॉपिंग वेजिटेबल्स, सी मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, और डी बॉइलिंग वाटर। तो देखो बी में क्या हो रहा है, चॉपिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को सिर्फ ऐसे थी गाजर और उसको सिर्फ काट दिया, फिजिकल चेंज हुआ। बॉइलिंग वाटर, वाटर को गर्म किया, वो लिक्विड से स्टीम मतलब भाप में बदल गया, सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, तो मेकिंग पॉपकॉर्न में क्या हुआ, वो पहले से कोई सब्सटेंस था, उसको गर्म किया, वो किस में बदल गया, पॉपकॉर्न में बदल गया, सीड। तो ये क्या हुआ, ये अपने आप में नया सब्सटेंस बना, जो कि नया सब्सटेंस क्या होता है, ड्यूरिंग पॉपकॉर्न केमिकल चेंज कहलाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट इज केमिकल चेंज। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल चेंज। तो कौन सा फिजिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक है, आपको ये बतानी है इनमें से। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने लिखी है। द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस मे और मे नॉट बी चेंज, मे और मे नॉट चेंज। पहली बात है फिजिकल चेंज में उसका सब्सटेंस का जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, जैसे वो लिक्विड में है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सॉलिड में बदलेगा, ये सॉलिड में है तो ज़रूरी नहीं है वो लिक्विड में बदलेगा। ये क्यों, ये इसलिए कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है, फिजिकल चेंज होगा तो उसके अंदर उसका जो सब्सटेंस का स्टेट है, मतलब लिक्विड, सॉलिड और गैस, अगर वो किसी एक स्टेट में है तो ज़रूरी नहीं है फिजिकल चेंज में उसका स्टेट भी बदले। लेकिन हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी है जिसमें बदलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आइस ले लो और ये लिक्विड में बदलता है तो फिजिकल चेंज आया, सॉलिड से लिक्विड हुआ, ठीक है, स्टेट बदला। लेकिन जब आप किसी कैरेट को, मतलब आप गाजर को काटते हो तो ये फिजिकल चेंज है, लेकिन इसमें क्या स्टेट चेंज हुआ, पहले भी सॉलिड था और बाद में भी सॉलिड रहा। तो वही कहा गया मे और मे नॉट चेंज, बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है। सेकंड देखते हैं, अ सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। तो सब्सटेंस ऐसा बनता है जिनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, ऐसा नहीं है प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती फिजिकल चेंज में। थर्ड वन, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, बिल्कुल सही है, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, वही सब्सटेंस रहता है, बस उसका आकार या फिर उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन है द सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन, ये बिल्कुल गलत है, केमिकल रिएक्शन नहीं होती फिजिकल चेंज में। तो ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड, बी सेकंड थर्ड, सी फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका, फर्स्ट एंड थर्ड वन बिल्कुल सही है। तो फिजिकल चेंजेस डू नॉट प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, ओनली स्टेट और अपीयरेंस में चेंज। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर कंबशन। कंबशन समझते क्या होता है, देखो कंबशन अपने आप में आपको पता है। पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर कंबशन। देखो कंबशन का मतलब होता है जलना या बर्निंग, ठीक है। तो जब कोई फ्यूल जैसे लकड़ी, केरोसिन या एलपीजी जब जलते हैं, आग लगती है उसमें, तो आप क्या देखते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, सही बात है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, के साथ साथ केमिकल रिएक्शन करता है कौन, जो फ्यूल होता है, तो फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, प्लस किसकी, हीट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इस रिएक्शन में हीट और लाइट निकलती है, इसी को कंबशन कहते हैं। कंबशन होने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, बताया मैंने, इग्निशन, टेम्परेचर। और फिर किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ऑप्शन में देखते हैं अब, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ती है, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ कंबस्टाइल सब्सटेंस यानी फ्यूल और ज़रूरत पड़ती है, ऑप्शन सी देखते हैं इग्निशन टेम्परेचर, बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है, ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्वेश्चन 16 पूछता है, व्हाई शुड वी नॉट टेस्ट एन अननोन सब्सटेंस इन अ केमिस्ट्री लैब। तो केमिस्ट्री लैब में आपको कोई भी अननोन सब्सटेंस क्यों टेस्ट नहीं करना चाहिए, आपसे ये पूछा है। तो केमिस्ट्री लैब में आपको पता है केमिकल्स होते हैं जो कि हमेशा अनसेफ रहते हैं। तो कुछ केमिकल्स पॉइजनस, जहरीले कह लो, या कुछ कोरोसिव होते हैं, ठीक है, जलाने वाले एसिड्स मान लो।
तो अगर बच्चा उन्हें टेस्ट करे तो मुंह, पेट या हेल्थ को नुकसान हो सकता है बहुत भारी। इसलिए रूल है कि लैब में कभी किसी चीज़ को टेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वी शुड नॉट टेस्ट एन अननोन सब्सटेंस इन द लेबोरेटरी बिकॉज इट मे बी पॉइजनस और कोरोसिव एंड कैन सीरियसली हार्म आवर हेल्थ। तो ऑप्शन आपने आंसर लिखा, तो इस तरह से आप आंसर प्रोवाइड करा सकते हो। आइए थोड़ा लिख लेते हैं कि वी शुड नॉट ट्राई और वी शुड नॉट टेस्ट एन अननोन सब्सटेंस इन द लेबोरेटरी बिकॉज इट मे बी पॉइजनस और कोरोसिव एंड कैन इजीली हार्म अवर हेल्थ। ठीक है, आपका आंसर प्रिपेयर हुआ। और पार्ट देखते हैं इसका। एक्सप्लेन हाउ लिटमस पेपर कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। तो लिटमस पेपर कैसे यूज किया जाता है एसिडिक सब्सटेंस या बेसिक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये आपसे पूछा गया है। देखो, इंडिकेटर हमें बताते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या बेस। कैसे? तो आइए इसका आंसर देखते हैं, क्या आप लिख सकते हैं। बेसिकली लिटमस पेपर हेल्प्स टू फाइंड इफ अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। आपको पता है लिटमस पेपर हेल्प्स टू फाइंड इफ अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, कैसे? ब्लू लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का होता है वो किस में टर्न होता है? टर्न्स रेड। कब? जब इन एसिडिक सॉल्यूशन, जब वो एसिडिक सॉल्यूशन में डलता है। और रेड लिटमस पेपर ये क्या बनता है? ये बेसिकली बनता है ब्लू के अंदर टर्न हो जाता है, टर्न्स ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। इफ नो कलर चेंज अकर द सॉल्यूशन इज लाइकली न्यूट्रल। आपको पता है सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा अगर उसमें कोई कलर का चेंज नहीं हुआ। द सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट या लाइकली न्यूट्रल बिहेव करेगा वो। ठीक है, इस तरह से आप अपना क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न्स लिक्विड एक्स टू ग्रीन। तो आपके पास एक एक्स, मान लीजिए इस बीकर में एक एक्स सब्सटेंस है। अगर इसके अंदर हम पहले से कोई एक सब्सटेंस है, इसके अंदर क्या मिलाते हैं? रेड रोज एक्सट्रैक्ट मिलाते हैं, तो एक सब्सटेंस का कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीन। तो पूछा गया है कि देखो, आपको पता है रेड रोज एक्सट्रैक्ट अपने आप में इंडिकेटर है। अगर कलर सारा ग्रीन हो जाएगा तो ये एक्स सब्सटेंस क्या होगा? बेस होगा। ये हमने हमेशा पढ़ा है कि एक्स सब्सटेंस क्या होगा? फिर बेस होगा। ठीक है, व्हाट विल द नेचर ऑफ लिक्विड एक्स बी? हमने बता दिया कि इसका नेचर बेस होगा। पहला क्वेश्चन के अंदर का पहला पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट पूछा गया है व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ आंवला जूस। मतलब एक्सेस ऑफ आंवला जूस मतलब एक लिमिट से ज़्यादा हम आंवला जूस मिलाएंगे उसमें, तो क्या होगा? एक्सेस ऑफ आंवला जूस इज एडेड टू लिक्विड एक्स, तब क्या होगा? व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा जब हम एक्सेस ऑफ आंवला जूस लिक्विड एक्स के अंदर ऐड करते हैं। आइए देखते हैं। देखो, अपने आप में आंवला जूस क्या है? आंवला जूस एसिडिक इन नेचर है, और आपको पता है एक्स सब्सटेंस हमने निकाल लिया था कि बेस इन नेचर है, बेसिक इन नेचर। तो जब ये एसिडिक इन नेचर जो है ज़्यादा एक्सेस में मिलाएंगे तो क्या होगा? बेसिक बेस के साथ एसिड मिलके पहले तो जो सब्सटेंस है वो न्यूट्रलाइज होने लगेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा? जब एक्सेसली एसिडिक सब्सटेंस को मिलाएंगे तो पूरा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें एसिड हम ज़्यादा मिला देंगे तो वो भी एसिडिक हो जाएगा, जिसका कलर भी एसिडिक ही होगा। जैसे क्योंकि उसमें रेड रोज एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड या पिंक की तरफ को बढ़ेगा वो। तो इसका प्रॉपर आंसर हम कैसे लिखेंगे कि लिक्विड एक्स इज बेसिक इन नेचर। पहले पार्ट का आंसर हमने लिखा बेसिक इन नेचर इफ एक्सेस ऑफ आंवला जो कि एक एसिड है इज एडेड टू दी। तो लिक्विड एक्स जो है वो बेस है नेचर में, बेसिक इन नेचर है। ठीक है, अगर हम एक्सेस ऑफ आंवला जूस मिलाएंगे किसके अंदर? पूरे सॉल्यूशन के अंदर, जो कि पहले से बेस है, विल बी न्यूट्रलाइज, वो न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट होगा और सॉल्यूशन विल बिकेम एसिडिक, क्योंकि हमने वो एक्सेस में मिलाया था ना। कोई चीज़ एक लिमिट तक मिलाएंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो गई, लेकिन उसके बाद भी एसिड मिलाए जा रहे हैं तो वो एसिडिक हो जाएगा, विल बिकम एसिडिक, चेंजिंग द इंडिकेटर्स कलर, और इंडिकेटर का कलर चेंज कर देगा वो ग्रीन से रेड और पिंक के अंदर। ठीक है, इस तरह से आप पूरा कंप्लीट आंसर लिखोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ड्रॉ। 17 का और पार्ट देख लेते हैं। एक्सप्लेन वाई अ सोयल टेस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ फार्मर। आपको एक्सप्लेन करना है सोयल टेस्ट क्यों जरूरी है फार्मर के लिए। देखो, फार्मर फार्मिंग करता है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है? उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सही सोयल की। तो सोयल का टेस्ट ये बताता है कि वो कितनी उपजाऊ है, कितना उसे पानी चाहिए,
कितनी वो मेहनत मांग रही है, किस तरह का बीज उसके सूटेबल होगा और किस तरह के पेस्टिसाइड से वो हार्मफुल रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने देखा। प्रॉपर आंसर देखते हैं। प्रॉपर आंसर 17th का पार्ट है। अ सोइल टेस्ट टेल्स द फार्मर अबाउट द न्यूट्रिएंट्स। सोइल टेस्ट हमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताता है, सोइल की पीएच वैल्यू के बारे में बताता है, सोइल की हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ के बारे में बताता है, हमें अलाउ करता है सही फर्टिलाइजर्स या और क्रॉप्स को चुनने के लिए, और ये प्रिवेंट करता है ओवर यूज़ जो हम कर देते हैं कई बार फर्टिलाइजर्स का पैसे बचाने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट को। हमें पता होना चाहिए कि सोइल के अंदर कौन से गुण हैं और कौन से नहीं, इसलिए ज़रूरी होता है सोइल का टेस्ट। आइए प्रॉपर आंसर अपना देखते हैं। तो आप प्रॉपर आंसर से लिखेंगे कि अ सोइल टेस्ट टेल्स द फार्मर अबाउट द न्यूट्रिएंट्स, पीएच वैल्यू एंड हेल्थ ऑफ द सोइल। ये सब न्यूट्रिएंट्स और पीएच वैल्यू, हेल्थ के बारे में बताता है फार्मर को, अलाउइंग देम टू चूज द राइट फर्टिलाइजर्स एंड सेविंग मनी एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड क्रॉप्स, यहाँ पर आप क्रॉप्स भी लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 18th, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम फॉर एन एलईडी लैम्प यूजिंग सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो आपको एक सर्किट बनाना है जिसके अंदर एलईडी लैम्प को आपको ग्लो करना होगा, ठीक है, विद सिंबल्स। आइए देखते हैं। तो आपका ये काम कैसे किया जाएगा, आपको पता है। आप सबसे पहले एक एलईडी लैम्प आपको उस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव, मतलब आपकी जो बैटरी है उसकी बड़ी डंडी सबसे इस तरफ, बड़ी डंडी से छोटी डंडी की तरफ आपका करंट फ्लो करेगा, और जिस तरफ करंट फ्लो करेगा जैसे इस तरफ, तो आपको ये एरो उसी तरफ बनाना है लैंप का। ठीक है, और आपको यहाँ पर 2 एरो भी बनाने हैं, और ये आपका पूरा ऐसे निकल जाएगा। फिर इधर आ जाएगा आपका बैटरी, छोटा डंडा बड़ा, छोटा डंडा बड़ा, छोटा डंडा बड़ा। तो इस तरह से आपको पता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका डायग्राम हो गया विद सिंबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें और पार्ट देखते हैं। ऑब्जर्व इन गिवन फिगर विद विच, इसको कंप्लीट करते हैं। आपको पता है इसमें सिंबल्स के साथ ये आप इसको स्विच दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये आपने स्विच दे दिया, इसको आप लिखोगे स्विच, इसको आप लिखोगे बैटरी, और ये आपका एलईडी लैम्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछता है, 18 का और पार्ट देखते हैं। ऑब्जर्व इन गिवन फिगर विद विच मटेरियल कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स ए एंड बी। तो ए एंड बी के साथ कौन सा मटेरियल कनेक्ट होगा इस फिगर में, ऑब्जर्व करके बताइए। द लैम्प विल नॉट ग्लो। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है ऐसा कौन सा मटेरियल है जो ए और बी एंड के बीच में अगर जोड़ा जाए तो लैम्प ग्लो नहीं करेगा, और उस मटेरियल की कुछ एक प्रॉपर्टी भी बतानी है आपको। देखो, बल्ब को जलने के लिए करंट का फ्लो होना जरूरी है। करंट तभी फ्लो करेगा जब कंडक्टर हो, जैसे कॉपर या आयरन। अगर इंसुलेटर जैसे रबड़ या प्लास्टिक या लकड़ी हो तो लगाया जाए तो करंट रुक जाएगा और बल्ब नहीं जलेगा। इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है करंट को पास ना करना। इंसुलेटर का यूज किया गया होगा, वो मटेरियल क्या होगा, इंसुलेटर होगा। इफ एन इंसुलेटर लाइक रबर और प्लास्टिक इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी, द लैम्प विल नॉट ग्लो बिकॉज इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। आप यही लिखेंगे। आइए इसका प्रॉपर आंसर देखते हैं। तो बेसिकली आपको पता है, इफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल सच एज प्लास्टिक, तो देखो मैंने क्या लिखा है, इफ एन इंसुलेटर मटेरियल सच एज प्लास्टिक, रबर और वुड, ये सब अगर एज अ यूज़ किए जाएंगे, इस मटेरियल के बारे में बताया गया कि अगर ये इंसुलेटर है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो एक कनेक्टिंग करा गया, अगर एक ए से बीच के बीच में अगर इसको कनेक्ट किया गया तो लैम्प ग्लो नहीं होगा। क्यों, यहाँ से देखते हैं। बिकॉज इट ब्रेक्स द इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट को वो ब्रेक कर देगा। और इंसुलेटर क्या काम करता है, यही उसकी प्रॉपर्टी है। अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इज that do not allow electric current to pass through them, preventing the formation of a complete path for the current to flow to the lamp। तो लैम्प तक करंट को फ्लो करने के लिए उसके पूरे पाथ को ये ब्रेक कर देता है। ठीक है, और ये किसको, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने नहीं देता। तो वही लिखा है आपका, यहाँ से आपका इंसुलेटर की प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, यहाँ तक हो गया आपका। ठीक है, प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट पाथ, इतना आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टी में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आता है। एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। तो आपको पता है एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा यूज होता है बर्तन बनाने के लिए। विच प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो इस काम के लिए, मतलब एल्यूमिनियम को एज अ हम कुकिंग यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम के। तो ये क्यों बनाए जाते हैं, किस प्रॉपर्टी की वजह से उसको बर्तन बनाने के लिए चुना गया, वो कौन सी एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज़ है जो
इस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्वेश्चन 19 देखते हैं। देखो एल्यूमिनियम अपने आप में एक तो बहुत ज़्यादा सस्ता है, हल्का है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। एल्यूमिनियम इज लाइट वेट, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, डज नॉट रस्ट इजीली एंड इज मेलिएबल, जिसको हम बोलते हैं कैन बी शेप इजीली, मतलब उसको आकार देना आसान है, किसी भी बर्तन के रूप में उसको ढालना आसान है। दीज प्रॉपर्टीज मेक इट आइडियल फॉर यूटेंसिल, तो दीज प्रॉपर्टीज मेक इट आइडियल फॉर यूटेंसिल्स। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टीज उसको कुकिंग यूटेंसिल्स यूज़ करने के लिए हमें मजबूर करता है। एक तरह से वो आइडियल बन जाता है, सबसे बेस्ट मटेरियल बनने के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ यही मटेरियल सबसे सही रहेगा कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो लाइट वेट है, हल्का है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। जब आप स्टव पर, ये आपका स्टव, इस पर आप कोई भी एल्यूमिनियम का कुकिंग यूटेंसिल्स रखते हो तो वो हीट को बड़े अच्छे से पास कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, खाना अच्छे से और जल्दी बनता है। तो ये प्रॉपर्टीज थी जिनकी वजह से कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम को एज अ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क अ फिजिकल और केमिकल चेंज? जस्टिफाई योर आंसर। तो जो आपकी दही जमती है वो क्या है, फिजिकल है, केमिकल चेंज है? आप अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। तो कर्डलिंग इज अ केमिकल चेंज, आपको पता है ये कोई फिजिकल चेंज तो है ही, लेकिन ये केमिकल चेंज है। तो कर्डलिंग इज अ केमिकल चेंज जिसमें क्या होता है, द मिल्क प्रोटीन रिएक्ट्स टू एसिड और एंजाइम्स फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंसेस कर्ड एंड दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो आपको पता है ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता। इस चेंज में सब्सटेंस नया बन के आता है आपके सामने, ठीक है, न्यू सब्सटेंस बनता है। तो जब न्यू सब्सटेंस बनता है और वो रिवर्स नहीं हो सकता तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज, जस्टिफाई। आपको बताना है कि रस्टिंग केमिकल चेंज है और इसको एज अ प्रूफ इसका देना है, इसको जस्टिफाई करना है। तो रस्टिंग फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, आपको पता है जब जर लगता है तो एक नया सब्सटेंस बन के सामने आता है। तो रस्टिंग फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, जो कि होता है आपको पता है आयरन ऑक्साइड। तो रस्टिंग एक न्यू सब्सटेंस बनाता है जिसमें आयरन ऑक्साइड बनकर सामने आता है, जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है और इट इज़ इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल भी है, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रहती है, किसके साथ, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ। तो इससे साफ जाहिर है कोई चीज़ अगर कोई रिएक्शन अगर इरिवर्सिबल है और उसके अंदर सब्सटेंस भी नया बन के आ रहा है तो क्या कहलाएगा, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ठीक है, तो हमने अपना आंसर जस्टिफाई किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20th का और पार्ट हमने कर लिया, दोनों पार्ट हो गए। 21st की तरफ बढ़ते हैं। राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन आपके सामने है, रिएक्शन ऑफ लाइम वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद विनेगर। तो इन दोनों इक्वेशन को आपको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, इनके केमिकल फॉर्मूला में नहीं लिखना, वर्ड्स में लिखना है। तो कैल्शियम लाइम वाटर जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, इसको कैसे लिखेंगे, लाइम वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या देगा आपको, ये देगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो कि अपने आप में वाइट प्रेसिपिटेट होता है, प्लस वाटर देगा आपको। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन हो गई फर्स्ट। सेकंड का है, सेकंड को वर्ड्स में करते हैं, मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद विनेगर। तो इसमें आपको पता है बेकिंग सोडा क्या कहलाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप लिखोगे विनेगर जो कि होता है आपका एसिटिक एसिड। इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर, ये आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है, गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड आपके सामने निकलेगी, प्लस वाटर भी आपको देगा और प्लस सोडियम एक्सीटेट। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन हो गई यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट किया हमने। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। अ फार्मर्स क्रॉप्स आर नॉट ग्रोइंग वेल बिकॉज द सॉइल इज टू बेसिक। द फार्मर क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। अ फार्मर्स क्रॉप आर नॉट ग्रोइंग वेल बिकॉज द सॉइल इज टू बेसिक। देखो, एक फार्मर की जो क्रॉप है, फसल है, वो अच्छे से ग्रो नहीं हो रही है। कहा गया है कि उसका कारण है कि सोयल जो है, वो मिट्टी जो है ज़्यादा बेसिक है, इज टू बेसिक। द फार्मर डिसाइडेड टू ऐड कंपोस्ट टू द सोयल। फार्मर डिसाइड करता है कि वो उसमें खाद यानी कंपोस्ट मिलाएगा। इसके बिहाफ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऑप्शन ए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द कंपोस्ट इन न्यूट्रलाइजिंग द सोयल। देखो, जब ज़्यादा बेसिक हो गई है तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और न्यूट्रलाइज में, इस न्यूट्रलाइजिंग प्रोसेस में कंपोस्ट का क्या रोल है वो आपको बताना है।
क्वेश्चन बी कहता है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द सोइल्स नेचर, और सोइल के नेचर पे क्या इफेक्ट होगा अगर फार्मर ऐड करे उसके अंदर लाइम, बजाय किसके, कंपोस्ट के बजाय वो लाइम ऐड कर दे इस मिट्टी में, तो मिट्टी का नेचर कैसा होगा और उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको जस्टिफाई करना है आपको। आइए देखते हैं। देखो खाद क्यों डालते हैं और उसके बाद क्या फ़र्क पड़ता है। जब सोयल ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो उसमें कंपोस्ट डाला जाता है, ठीक है। तो द एडिड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो कि अपने आप में कंपोस्ट है, ठीक है, ये एक सड़ रहा ऑर्गेनिक मैटर है जो डीके होता चला जाता है, और जब हम इसको मिट्टी में मिलाते हैं अलग से तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस एसिड विच कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस बेसिस। तो जो मिट्टी का पहले से बेसिक नेचर था उसको न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये एसिड प्रोड्यूस करता है। तो एसिड बेसिक के साथ मिलके, एसिडिक नेचर बेसिक नेचर के साथ मिलके न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देता है सोइल को, विच आर प्रेजेंट इन द सोइल, जो बेसिक नेचर पहले से प्रेजेंट है सोइल के अंदर। एज अ रिजल्ट ऑल्सो रिड्यूसेस द इट्स बेसिक नेचर। जैसे हमने बताया ये क्या करता है, ये बेस को कम करता है और बेसिक नेचर को रिड्यूस करता है। इसके भी आपका सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्या इफेक्ट पड़ेगा सोइल के नेचर पर अगर हम उसमें कंपोस्ट की जगह लाइम मिला दें। तो लाइम इज अ बेसिक एंड मेक्स सोइल मोर एल्कलाइन, तो मोर बेसिक बन जाएगा। बेस में के अंदर और बेस मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, मोर बेसिक। तो अब लिखोगे आप इसका आंसर बी का। तो लाइम जो कि बेसिक है, अगर उसको हम सोइल के अंदर मिलाए तो एल्कलाइन बन जाएगा ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं कि वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा नेचर में, जो कि हार्मफुल होगा क्रॉप्स के लिए, बल्कि उसको हेल्प करने के बजाय वो उसको हार्म करेगा, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हमने जस्टिफाई किए। नेक्स्ट 22 के और पार्ट पर देखते हैं। आपको या तो ये क्वेश्चन करना है या ये करना है। तो यू आर गिवन 3 सॉल्यूशंस, आपके पास 3 सॉल्यूशंस है। 1 इज बेस, 1 इज एन एसिड एंड 1 इज न्यूट्रल। तीनों में से एक बेस है, एक एसिड है और एक न्यूट्रल है। Explain how you can identify each one using only a strip of red litmus paper। तो आपके पास एक रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप है, सिर्फ एक स्ट्रिप से आप कैसे पता चलाएंगे कि किस कंटेनर में कौन सा सॉल्यूशन है। 3 सॉल्यूशन आपके सामने, एक के अंदर न्यूट्रल है, एक के अंदर बेसिक है और एक के अंदर एसिडिक है। तो आप देखो इन एसिड रेड लिटमस पेपर किस में बदल जाएगा, रेड ही रहेगा, रेड लिटमस स्टेज रेड। तो आपको पता है एसिड के अंदर भी रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा और न्यूट्रल के अंदर भी रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन बेस में रेड लिटमस पेपर किस में टर्न हो जाएगा, ब्लू में टर्न हो जाएगा। तो हम सिर्फ एक बता सकते हैं, एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। डू द एलईडी लैंप्स हैव एलिमेंट्स? Are the terminals of the LED lamp different from those of an incandescent lamp? Justify the answer with label diagram of LED। देखो LED लैंप और लैंप के अंदर फ़र्क बताना है। तो आपको पता है एक होता है LED और एक होता है लैंप, नॉर्मल बल्ब। तो आपको ये बताना है क्या LED के अंदर भी फिलामेंट होते हैं, और नहीं होते हैं तो वो काम कैसे करते हैं। देखो LED के अंदर कोई फिलामेंट नहीं होता, इसके अंदर सेमीकंडक्टर होता है जो कि लाइट को रोकता है, ठीक है। द टर्मिनल्स आर स्पेसिफिक, 1 इज पॉजिटिव एनोड बोलते हैं जिसको, और एक नेगेटिव होता है। तो एलईडी के अंदर टर्मिनल्स भी स्पेसिफिक होते हैं, एक एनोड बोला जाता है पॉजिटिव और एक कैथोड बोला जाता है नेगेटिव को। और इसके अंदर इनकैंडेसेंट लैंप की तरह दोनों तरफ से करंट फ्लो नहीं होता, ये सिर्फ एक डायरेक्शन से ही करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। लेकिन इनकैंडेसेंट नॉर्मल लैंप जिसमें फिलामेंट होता है वो दोनों तरफ से, अगर किसी भी तरफ से करंट आएगा वो सर्किट कंप्लीट करके ग्लो करेगा, ठीक है। तो एलईडीज अलाउ करंट इन ओनली 1 डायरेक्शन। अब इसको डायग्राम के साथ आप कैसे बनाएंगे, देखो आपको पता है एलईडी जो लाइट एमिटिंग डायोड होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। और अगर उसको सिंबल के रूप में देखें आप, इस तरह से आपका सिंबल हो गया। इसके बाद आप प्रॉपर आंसर क्या लिखेंगे, LEDs do not have filaments। तो आप साफ लिखोगे कि LEDs के पास फिलामेंट नहीं होता, इनके पास सेमीकंडक्टर होता है जो लाइट को रोकते हैं। द टर्मिनल्स आर स्पेसिफिक, इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं LEDs के पास, जिनको एनोड और कैथोड बोलते हैं। इनकैंडेसेंट लैंप की तरह नहीं कि दोनों तरफ से करंट आए तो ये फ्लो करेगा और ये लैंप को ग्लो करेगा। LEDs अलाउ करंट इन ओनली 1 डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया और आपका डायग्राम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यू आर प्रोवाइडेड विद 3 आयरन नेल्स एज गिवन इन फॉलोइंग डायग्राम A, B एंड C। तो आपके पास 3 आयरन नेल्स है जो एक बीकर में रखी हुई दिख रही है आपको। विच आयरन नेल्स विल नॉट रस्ट एंड वाई? कौन सी आयरन नेल रस्ट नहीं करेगी और क्यों नहीं करेगी? तो देखो एक बीकर है, ये भी बीकर है, इसके अंदर कुछ सब्सटेंस दिखाई दी है, ये थ्रेड है, ठीक है, ये आयरन नेल है और ये सिलिका जेल है लास्ट नीचे। फिर
दूसरी तरफ आयरन नेल है, यहाँ पर ऊपर ऑयल है और ये आपका थ्रेड है ही, और लास्ट में नीचे वाटर है और आयरन नेल पड़ी हुई है। और थर्ड वाले सी बीकर में थ्रेड आ रहा है, आयरन नेल है और नीचे सिर्फ पानी भरा हुआ है। तो आपको बताना है कौन सा नहीं करेगा रस्ट, विच आयरन नेल विल नॉट रस्ट एंड व्हाई। तो नेल इन बोतल ए विथ सिलिका जेल एंड थ्रेड, इस वाले बीकर की बात हो रही है, इसमें क्या हुआ है, ये रस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को। तो यहाँ पर जो सिलिका जेल है ये एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर को, और क्या होगा, कीप द नेल ड्राई, और कीपिंग द नेल ड्राई, आपकी जो कील है वो ड्राई रहेगी। नो एयर एंड वाटर आर प्रेजेंट टुगेदर सो रस्टिंग डज नॉट अकर। तो आपको पता है कि अगर एक साथ मॉइस्चर और एयर नहीं आएगी तो रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन नीड्स बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर, तो यहाँ पर वाटर भी है आयरन नेल के पास और ऑक्सीजन भी होती है वाटर में, तो यहाँ पर रस्ट कर जाएगी। तीसरे वाले में वाटर है ही, ऊपर से रस्ट वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा जिससे वो नहीं होगा। तो सिलिका जेल रिमूव वाटर, जिससे नो रस्ट वाली सिचुएशन पैदा होगी। ऑयल लेयर ब्लॉक्स ऑक्सीजन, नो बट वेरी लो रस्ट, ठीक है, रस्ट नहीं होगा। ऑयल लेयर उसके पार ऑक्सीजन को नहीं जाने देगी, एयर को नहीं जाने देगी, लेकिन फिर भी वेरी लो रस्ट हो जाएगा। और प्लेन वाटर प्लस एयर में तो रस्ट होना ही है, रैपिड रस्ट होगा, ठीक है, रैपिड रस्टिंग देखने को मिलेगी सी में। तो आपका आंसर क्या होगा, ए, और मैंने आपको आंसर समझा दिया है, आप अपने रूप में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड सल्फर, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस। और जो प्रोडक्ट बनेगा उसके नेचर में क्या डिफरेंसेस आ जाएंगे, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो आप प्रॉपर आंसर लिखेंगे कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर प्रॉपर देख लेते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। A basic oxide is formed since it is a metal oxide। तो एक बेसिक ऑक्साइड बनेगा क्योंकि हमें पता है मैग्नीशियम एक मेटल है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। वहीं सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड एसिडिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड सिंस इट इज नॉन मेटल ऑक्साइड। ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। बेसिक ऑक्साइड्स जो होते हैं टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और वहीं एसिडिक उल्टा करते हैं, ब्लू लिटमस टू रेड। तो आइए इस तरह से हमने अपना आंसर एक्सप्लेन किया कि क्या होता है जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है मैग्नीशियम और सल्फर के साथ, और क्या मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और पार्ट देखते हैं। एन आयरन स्मिथ हीट्स आयरन बिफोर मेकिंग टूल्स। जब कोई इक्विपमेंट बनाना होता है या कोई टूल बनाना होता है या कोई औजार बनाना होता है तो जो लोहार होता है वो गर्म क्यों करता है लोहे को। वाई इज हीटिंग नेसेसरी इन दिस प्रोसेस। गर्म करना इस हीटिंग प्रोसेस क्यों ज़रूरी है। ये जो हीटिंग प्रोसेस किया जाता है आकार बदलने के लिए लोहे का, उससे कोई औजार बनाने के लिए, तो हीटिंग नेसेसरी क्यों है। आइए इसका प्रॉपर आंसर लिखते हैं। देखो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, मेलिएबल बनाने के लिए उसको हीट करना पड़ता है। तो इसको कैसे लिखेंगे प्रॉपर आंसर कि हीटिंग, पहला पॉइंट आप लिखोगे हीटिंग मेक्स आयरन लेस हार्ड एंड मोर मेलिएबल, ठीक है। मेलिएबल उसको सॉफ्ट बनाता है, जिससे क्या होता है, मेलिएबल मतलब जो मुड़ तोड़ सके। दूसरा, सॉफ्ट एंड आयरन कैन बी हैमर्ड। जब वो सॉफ्ट हो जाता है, कैन बी हैमर्ड, उस पर हथौड़े मारकर उसकी शेप बदली जा सकती है, बेंड किया जा सकता है, और गिवन द रिक्वायर्ड शेप विदाउट ब्रेकिंग ड्यू टू इंक्रीज मेलिएबिलिटी। तो उसका लचीलापन बढ़ जाता है, इस वजह से हम उसको कोई भी शेप दे सकते हैं उसकी सॉफ्टनेस के कारण, ठीक है। उसके ऊपर हथौड़ा मार सकते हैं, उसको बेंड कर सकते हैं, और जबकि ये काम करते टाइम वो टूटता भी नहीं है, विदाउट ब्रेकिंग ड्यू टू इंक्रीज मेलिएबिलिटी, ठीक है। 2 पॉइंट्स आपके सामने हो गए। तो हीटिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ क्रैक्स। ये क्या करती है, हीटिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ क्रैक व्हाइल मेकिंग टूल्स, ठीक है। ये प्रॉपर आंसर हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुआ। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको इन तीनों केस के लिए एक केमिकल चेंज का एग्जांपल देना है। तो फर्स्ट है चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड। जिस केमिकल चेंज में आपको कलर चेंज होता हुआ दिखे ऐसा बताना है एक एग्जांपल। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें क्या होता है, इसमें आयरन टर्न्स रेडिश ब्राउन, ठीक है। नेक्स्ट है अ गैस इज इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट आपका गैस इज इवोल्व्ड। गैस इवोल्व्ड होती है विनेगर एंड बेकिंग सोडा फिज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ऐसा केमिकल चेंज बताना है जिसमें गैस निकलती हो, तो गैस इवोल्व हो ऐसा केमिकल चेंज है। आप विनेगर को और बेकिंग सोडा को मिला दें तो विनेगर एंड बेकिंग सोडा फेज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और तीसरा साउंड प्रोड्यूस्ड, तीसरा पॉइंट है जिसमें साउंड प्रोड्यूस हो। तो ऐसा है फायरवर्क्स मेक साउंड ड्यू टू रैपिड केमिकल
चेंजेस। आपने देखा है जो पटाखे छूटते हैं दिवाली पर, वो एक काइंड ऑफ केमिकल चेंज ही है जो हवा में हो रहा है। तो फायरवर्क्स मेक साउंड ड्यू टू रैपिड केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तीनों पॉइंट हमने लिखे। नेक्स्ट और पार्ट देख लेते हैं 26 का। आर द चेंजेस ऑफ वाटर टू आइस एंड वाटर टू स्टीम फिजिकल और केमिकल? एक्सप्लेन। तो ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका, वाटर से आइस बनाना है, वाटर से स्टीम बनना, ये क्या चेंज है? ये अपने आप में फिजिकल चेंज है, आपको पता है। चेंज ऑफ वाटर टू आइस और स्टीम इज अ फिजिकल चेंज, इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि ये रिवर्सिबल भी है और इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। फिजिकल चेंज। इन दीज चेंजेस ओनली द स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस, ओनली स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस। जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से सॉलिड में, और लिक्विड से गैस, और गैस से लिक्विड में, ये चेंजेस होते हैं इसमें सिर्फ। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। तो द केमिकल कंपोजिशन H2O मॉलिक्यूल्स, केमिकल कंपोजिशन है वाटर की जिसको हम H2O बोलते हैं बेसिकली। H2O मॉलिक्यूल जो है वो रिमेन द सेम, रिमेन्स सेम। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना प्रॉपर आंसर लिख सकते हो। ये एक फिजिकल चेंज है, इसमें कोई रिवर्स चेंज कर सकते हैं इसको, और इसमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है पानी का, और मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता, नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट किया हमने दोनों। 27 की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन डी। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने, पहले एक केस दिया जाएगा, उसके यहाँ पर एक क्वेश्चन की कतार। अ स्टूडेंट वॉन्ट्स टू राइट a secret message using lemon juice as an invisible ink. She writes her message on a sheet of paper. Her friend need to reveal the message using a basic solution. तो बेसिकली कुछ एक स्टूडेंट है जो चाहता है एक सीक्रेट मैसेज लिखना, किसकी मदद से? लेमन जूस की मदद से, एज अ इनविजिबल इंक यूज करना चाहता है वो उसको। तो वो शी राइट्स हर मैसेज ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो जो स्टूडेंट है वो राइट करती है एक शीट ऑफ पेपर पर अपना मैसेज। हर फ्रेंड नीड्स टू रिवील द मैसेज, और उसकी दोस्त को बेसिक सॉल्यूशन चाहिए उस मैसेज को रिवील करने के लिए। तो आइए देखते हैं। देखो, आपका वायरिंग आएगी, किसी एक तरफ से वायर आ रहा है और बैटरी को छू के वायर आगे निकल जाएगा। तो आपको पता है बैटरी कैसे बनेगी? ये एक सेल हो गई जिसमें निगेटिव टर्मिनल छोटे वाला हो गया, पॉजिटिव बड़े वाला। फिर इसी के साथ यहाँ से वायर आगे कंटिन्यू करेगी और बड़ा टर्मिनल, फिर छोटा, फिर ऐसे ही बड़ा और छोटा। तो 3 सेल हो गई आपकी, ये एक सेल, ये दूसरी और ये तीसरी, और यहाँ से वापस वायर निकल जाएगा। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से आप डायग्राम बनाओगे। तो आप इसमें लिख सकते हो कि बैटरी सिंबल मेड ऑफ 3 सेल्स, लॉन्ग लाइन इज पॉजिटिव एंड शॉर्ट लाइन इज नेगेटिव। ठीक है, एंड शॉर्ट लाइन इज नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इनकैंडेसेंट लैंप एंड एन एलईडी लैंप? तो एलईडी लैंप और इनकैंडेसेंट लैंप में क्या फ़र्क है, आइए देखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन इनकैंडेसेंट लैंप्स हैव अ, तो जो इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं, आपको मैं बता दूं, तो नॉर्मल बल्ब जो आप देखते हो जिसके अंदर ऐसे फिलामेंट लगा होता है, ये आपका इनकैंडेसेंट लैंप कहलाता है। और जो आप देखते हो इस तरह से लैंप्स हैव फिलामेंट, इनके पास क्या होता है? फिलामेंट। एंड ग्लो फ्रॉम हीट, तो ये हीट के कारण ग्लो करते हैं। जब हीट फिलामेंट को छूती है, जब करंट पास होता है फिलामेंट से, तो हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से फिलामेंट बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। ठीक है, दे वर्क विद एनी टर्मिनल कनेक्शन, जिसके बाद वो कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरफ हो, ये ग्लो करता है और काम करता है। वहीं दूसरी तरफ आते हैं, एलईडी लैंप्स की बात करते हैं। तो एलईडी लैंप्स हैव अ सेमी कंडक्टर एंड एमिट लाइट एफिशिएंटली विदाउट मच हीट। बिना ज़्यादा हीट के ये लाइट बड़े एफिशिएंटली ग्लो करते हैं, लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, एलईडी लैंप्स बिना ज़्यादा हीट के। दे वर्क ओनली इफ कनेक्टेड, और ये सिर्फ तभी काम करते हैं जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनके पोलरिटी हो, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव्स इनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। सिर्फ एक डायरेक्शन में ये वर्क करते हैं। अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तब ये वर्क नहीं करेंगे। दे वर्क ओनली इफ कनेक्टेड विद करेक्ट पोलरिटी, नोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ, सेकंड कंप्लीट हुआ, फर्स्ट कंप्लीट हुआ। 30th पर आते हैं। हाउ डू द डिफरेंट
प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स डिटरमाइन देयर यूजेस इन एवरीडे लाइफ। कैसे मेटल और नॉन मेटल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज ये डिटरमाइन करती हैं कि उनके एक अलग यूज़ होगा डेली लाइफ में, ठीक है, एवरीडे लाइफ में एक अलग ही यूज़ होगा उनका, उनकी प्रॉपर्टी पर ये कैसे बेस्ड होता है। देखो लास्ट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरह से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, आपके लेंथी क्वेश्चंस हैं और पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, तो आपको पेपर में सोल्व करने के लिए इस तरह से पेपर मिलेगा। उस पेपर से आप ज़्यादा अफेक्ट ना हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, इसलिए हम इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ के साथ इसका सॉल्यूशन भी एज अ पीडीएफ विद अटैच्ड फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कराएंगे। देखो जिस तरह से पेपर आपको दिया गया है, इसके साथ विद अटैच्ड डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे आपको। आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब के बटन के बराबर में आपका ज्वाइन का बटन आता है, उसको प्रेस किए और अपने मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, जिसके बाद आपको ये सभी आंसर्स के साथ पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसमें डिटेल्ड वैल्यूएबल आंसर्स हैं और डिटेल्ड ग्राफ्स, एसएसटी में ग्राफ्स, साइंस में डायग्राम्स के साथ आंसर्स आपको मिलते हैं, ठीक है। आपको सब चीज़ें इजीली प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप बाकी प्रैक्टिस अपनी पेपर पीडीएफ को निकलवा के कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट 30th क्वेश्चन देखते हैं। 30th क्वेश्चन में आपको बताया मेटल और नॉन मेटल की बात की गई है कि कैसे उसका डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में अलग यूज़ है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर। तो इसका आंसर लिखते हैं। तो 30th का आंसर हम पीडीएफ में देखते हैं कैसे हम आंसर प्रोवाइड कराते हैं। आइए, तो 30th में पूछा गया कि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर हम एवरीडे लाइफ में कैसे मेटल और नॉन मेटल्स को यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है और मेटल का यूज़ क्या है वो देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ आप देखो कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, आपको पता है। तो इसका यूज़ एवरीडे लाइफ में कहाँ करेंगे? यूज्ड इन वायर्स, जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम को एज अ वायर यूज़ किया जाता है। कुकिंग यूटेंसिल्स में आप देखो एल्यूमिनियम और स्टील का यूज़ काफ़ी होता है। तो ये कैसा है? ये क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी के जगह पर कॉपर और एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं और हीट की जगह पर एल्यूमिनियम और स्टील यूज़ करते हैं, ठीक है। मेलिएबल की बात कर ले तो कैन बीटन इनटू शीट्स, ये कैन बी बीटन इनटू शीट्स की बात की गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लचीले और पिघलने वाली चीज़ है, मतलब पतला हो सकते हैं। मेलिएबल मतलब बहुत ज़्यादा इसकी मेलेबिलिटी है, मतलब अगर इसको पीटा जाए तो ये बहुत पतली थिन शीट्स बना सकता है। तभी हम फॉइल्स, एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम को बहुत बारीक फॉइल्स में यूज़ करते हैं। व्हीकल बॉडीज़ के रूप में स्टील को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो। डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा खींचे जा सकते हैं। यूज इन इलेक्ट्रिक वायर्स, कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ वायर्स में इसीलिए होता है क्योंकि ये बहुत डक्टाइल होते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, यूज इन मशीनरी, टूल्स, कंस्ट्रक्शन, आपको पता ही है आयरन और स्टील कितने मजबूत होते हैं, इसलिए ये मशीनरी में, टूल्स में, औजार बनाने में और कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाते हैं। शाइनी, लस्ट्रस होते हैं। यूज्ड इन ज्वेलरी, गोल्ड और सिल्वर आप देखो डेकोरेशन और ज्वेलरी में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं, जिसको लस्ट्रस भी बोलते हैं। सोनोरस, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, जिसमें आपने देखा हो कुछ मेटल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं साउंड, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम बेल्स में यूज़ करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में मेटल्स का यूज़ करते हैं। वहीं नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये अपने आप में इंसुलेटर्स होते हैं। तो यूज्ड इन हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल, हम यूटेंसिल को पकड़ने के लिए जो हैंडल बनता है उसका यूज़ करते हैं इन इंसुलेटर्स का, जैसे प्लास्टिक, वुड। और कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, तो वायर की जो कवरिंग होती है वो भी हम इंसुलेटर का यूज़ करते हैं जिससे किसी को करंट ना लग जाए। बात करते हैं प्रॉपर्टी की, ब्रिटल, ब्रेक इजीली, नॉट मेलिएबल, डक्टाइल, तो ये ज़्यादा खींचे या पिघला, पतले नहीं किए जा सकते, ये टूट जाते हैं इजीली। तो प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग यूज्ड इन मशीनरी, इनको बचाया जाता है मशीनरी में यूज़ करने से। बट यूजफुल वेयर हार्डनेस इज नीडेड, पर हम वहाँ पर इनको यूज़ करते हैं जहाँ पर हार्डनेस की ज़रूरत होती है, जैसे डायमंड फॉर कटिंग टूल्स, डायमंड का यूज़ किया जाता है टूल्स को कट करने के लिए। थर्ड वन, लो डेंसिटी एंड लाइट, इनकी डेंसिटी काफ़ी लो होती है और ये हल्के होते हैं। तो गैसेज लाइक ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, हीलियम फॉर बलून्स, बलून्स में हीलियम बनते हैं और बलून्स हवा में उड़ने लगते हैं क्योंकि वो हल्की होती है। केमिकली रिएक्टिव होते हैं। क्लोरीन फॉर वाटर प्योरिफिकेशन, आयोडीन इन मेडिसिन, आयोडीन का मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और क्लोरीन का आपने देखा होगा वाटर प्योरिफिकेशन में यूज़ होता है। तो ये केमिकली रिएक्टिव भी होते हैं। और पार्ट देखते हैं क्वेश्चन 30th का। 30th के और पार्ट में कहा गया है कि सल्फर एंड मैग्नीशियम बोथ रिएक्ट विद ऑक्सीजन बट इन वेरी डिफरेंट वे। हमने पहले ऊपर भी ये क्वेश्चन में देखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन, मैग्नीशियम और सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करें तो बिल्कुल डिफरेंट वे में वो सामने आता है। और इसके बिहाफ पर क्वेश्चन ए पूछा गया है, ऑन बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन अ गैस एक्स इज फॉर्म्ड, अगर हम सल्फर को ऑक्सीजन के अंदर जलाएं तो एक अलग तरह की गैस फॉर्म होती है
ऑन डिजोल्विंग दिस गैस इन वाटर ऑन एसिड वाई इज फॉर्म्ड। अगर हम इस गैस को वाटर में डिजोल्व करें तो वाई नाम का एसिड फॉर्म होता है। एक्स और वाई कंपोनेंट्स आप बताने, सब्सटेंस आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर बी कहता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट ऑन अ कैंडल। अगर मैग्नीशियम का रिबन हम कैंडल के ऊपर रख के बर्न करें तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे। और लास्ट क्वेश्चन सी, डज मैग्नीशियम बिहेव इन वाटर द सेम वे सल्फर डज। क्या पानी के अंदर बिहेव करना, मतलब पानी के अंदर मैग्नीशियम भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे सल्फर करता है। ये आपसे पूछ रहा है क्या दोनों का बिहेवियर सेम है। तो आइए अपना पीडीएफ में आंसर देखते हैं किस तरह से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 38 का और पार्ट। फर्स्ट में पूछा गया है कि अगर सल्फर को ऑक्सीजन में बर्न किया जाए, सल्फर बर्न्स इन ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, ये दिस इज गैस एक्स के बारे में पूछा गया था, तो ये गैस एक्स है सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड डिजोल्व्स इन वाटर टू फॉर्म सल्फरस एसिड। फिर कहा गया था इस गैस को अगर पानी में मिला दिया जाए तो वो कौन सा सब्सटेंस बनाएगा, जिसको एसिड वाई कहा गया। तो ये कौन सा एसिड बनाएगा, सल्फरस एसिड बनाएगा H2SO3। दिस इज एसिड वाई। तो आपको एक्स भी पता चल गया, वाई भी पता चल गया। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था मैग्नीशियम अगर बर्न करें विद अ ब्राइट डेजलिंग वाइट फ्लेम तो अ वाइट पाउडरी ऐश इज फॉर्म्ड। तो क्या होगा, वाइट पाउडरी मतलब पाउडर के जैसी, वाइट ऐश मतलब राख जैसा कुछ निकल के आएगा, और विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन सी कहता है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर डिफरेंटली देन सल्फर। आपको पता है मैग्नीशियम और सल्फर दोनों वाटर के साथ डिफरेंटली बिहेव रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन वहीं सल्फर की बात करें तो वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा और आपको ये पेपर में बहुत हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, और इस पीडीएफ को अवेल करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दो। ऑल द बेस्ट गाइज पेपर के लिए पैनिक नहीं होना है। पेपर के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है सारे क्वेश्चंस को रेंडमली आपको करना है, ना कि आप अब क्लास चैप्टर वाइज आंसर्स को करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।